बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, चैप्टर नंबर 8 का हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज के इस ब्यूटीफुल से लेक्चर में, वो है जी पीरियोडिक वेव्स। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर चैप्टर नंबर 8 का भी आगाज़ कर दें, चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर्स भी सेंड कर दें। तो ये ले जी, आज आप लोगों के लिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 का एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आसान सा ठीक है जी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ अभी इस वक्त डिस्कस करना है। पीरियोडिक वेव्स। अब मैट्रिक में आप लोग बच्चों वेव्स के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या नाम है अपना, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। तो ये पुरानी बातें हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आप लोगों को इन सब वेव्स के बारे में ऑलरेडी पता है। वेव अकेली होती क्या आपको पता है? किसी भी मीडियम में जो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होती है, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस किसी भी मीडियम में क्या प्रोड्यूस करवाती है जी? वेव्स प्रोड्यूस करवाती है। ये पुरानी बातें, ठीक है, हर बच्चे को पता होता है। तो हम लोग पीरियोडिक फिर वेव्स कौन सी होंगी, नाम से एक तो पता चल रहा है ऐसी वेव्स जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने आप को रिपीट करवाती हैं ना, ठीक है। पीरियड किसको बोलते हैं, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? जिस टाइम के बाद कोई भी चीज़ अपने आप को रिपीट करवाती है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो बच्चों ऐसी वेव जो अपने आप को किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद क्या करवाया करेगी, रिपीट करवाया करेगी, ऐसी वेव को हम लोग क्या नाम देंगे? पीरियोडिक वेव का। तो बच्चों मैं जस्ट इसकी डेफिनेशन आप लोगों की बुक के मुताबिक जो है वो लिखने लगा हूँ कि बच्चों द वेव, ऐसी वेव, द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड, ऐसी वेव्स जो बच्चों प्रोड्यूस होती हैं बाय कंटिन्यूस एंड रिदमिक डिस्टर्बेंसेस and rhythmic disturbances in a medium are called periodic waves। तो ऐसी वेव्स को बच्चों हम लोग फिजिक्स की दुनिया में किसका नाम देते हैं? पीरियोडिक वेव्स का नाम देते हैं। मतलब ऐसी वेव्स जो कि बच्चों प्रोड्यूस होती हैं कंटिन्यूस एंड रिदमिक डिस्टर्बेंस। बच्चों अब रिदमिक डिस्टर्बेंस किसको बोलते हैं? रिदमिक डिस्टर्बेंस से मुराद होता है कि ऐसी वेव जो किसी रिदम के साथ प्रोड्यूस हो रही है, कंटिन्यूटी के साथ प्रोड्यूस हो रही हो, जो किसके साथ प्रोड्यूस हो रही हो? एक कंटिन्यूटी के साथ प्रोड्यूस हो रही हो। तो ऐसी वेव्स को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक वेव्स का नाम देते हैं। अब ये तो बचपन वाली बातें थी पीरियोडिक वेव्स के बारे में ना। तो अब बच्चों कंटिन्यूस रेगुलर डिस्टर्बेंस किसी भी मीडियम में आप लोग प्रोवाइड करें तो बच्चों आप लोगों को जो वेव्स हासिल होती हैं उनको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक वेव्स बोलते हैं। और बच्चों याद रखिएगा ये पीरियोडिक वेव्स दो तरह की हो सकती हैं नेचर में। बच्चों ये ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, अगर ये ट्रांसवर्स होंगी तो इनका नाम होगा ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स, या बच्चों ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं। ये वेव्स ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं बच्चों, या लॉन्गिट्यूडनल, दोनों में से कोई भी हो सकती हैं। तो अब हम लोग बारी बारी देखते हैं जी कब ये ट्रांसवर्स होती हैं, कब ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। तो बच्चों अब पीरियोडिक वेव्स की एग्जांपल में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ना बच्चों, वो एक ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम है। हम लोग बच्चों किसी भी ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम से, किसी भी ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम से बच्चों हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं? पीरियोडिक वेव्स को हासिल कर सकते हैं। कैसे? अब हम लोग इसको एग्जांपल की मदद से देखते हैं। ये देखें, मैं आपको कहता हूँ बच्चों, सपोज करते हैं सबसे पहले हम लोग डील करने जा रहे हैं ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स को। किसको डील करते हैं जी? इसी में हम लोग एग्जांपल को देखेंगे फिर मैस स्प्रिंग सिस्टम को। तो लो जी बच्चों, सबसे पहले मैं लिखता हूँ ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, जस्ट TPW मैंने लिखा है, ठीक है जी, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। अब इसको अगर आप लोगों ने समझना है ना तो बच्चों ये देखें, ये आप लोगों के पास ना यहाँ पर एक कोई भी फिक्स्ड सपोर्ट है, उसके साथ मैंने क्या काम किया जी बच्चों, मैंने एक ऐसे प्यारा सा ना ब्यूटीफुल सा ऐसे एक स्प्रिंग अटैच कर दिया ये, ठीक है जी।
और इस स्प्रिंग के साथ बच्चों मैंने लगा दिया है एक मैस एम। अब ये मैस एम को मैंने इस स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है और बच्चों क्या होगा जी, ज़ाहिरी बात है, अब इसको जैसे ही मैं इसको ऐसे ऊपर को लेके आया, छोड़ दिया, तो आपको पता है बच्चों ये मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या करना शुरू कर देगा, ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अच्छा, जब ये मैस स्प्रिंग सिस्टम बच्चों ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा तो बेसिकली होगा कुछ यूं कि इससे जो वेव प्रोड्यूस होगी, यानी सपोज करें इसके साथ आगे पॉइंटर लगाया हुआ है और पॉइंटर के साथ आगे हमने यार लेट्स सपोज कोई सी भी रस्सी लगा दी है, सपोज करें इस मैस के साथ, तो वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। अगर कोई रस्सी लगाई हुई है आप लोगों ने तो बच्चों वो रस्सी भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। या आप लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ यूं आता है। चैप्टर नंबर 7 में बड़ी डिटेल में हम लोगों ने ये ग्राफ पढ़ा हुआ है। तो क्योंकि ये मैस स्प्रिंग सिस्टम ने क्या परफॉर्म करना है, दिस मैस स्प्रिंग सिस्टम, क्योंकि बच्चों ये मैस स्प्रिंग सिस्टम ने क्या परफॉर्म करना है जी, परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि इसने सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करनी है और सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ आप लोगों को पता है बच्चों वो कुछ यूं होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसमें आप लोगों को पता है बच्चों ये जो वेव इस वक्त प्रोड्यूस हुई है, इस वेव के अपर पार्ट को हम लोग फिजिक्स की दुनिया में नाम देते हैं क्रस्ट का, और लोअर पार्ट को बच्चों हम लोग नाम देते हैं किसका, ट्रफ का नाम देते हैं। ये तो बचपन की बात है, ये तो आप लोगों को पता है बच्चों। अपर पार्ट को, वेव के अपर पार्ट को किसका नाम देते हैं, क्रस्ट का। लोअर पार्ट को किसका नाम देते हैं, ट्रफ का नाम देते हैं। हर छीदे मीदे को पता है इस चीज़ का। तो अब इसी तरह फिर ये दोबारा से आया बच्चों क्रस्ट, ये भी क्रस्ट है और ये ट्रफ है। ट्रफ को मैंने ग्रीन कलर से शो कर दिया है और जो क्रस्ट है बच्चों उसको मैंने पिंक से शो कर दिया है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आपको पता है इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड भी है। क्या ख्याल है, इसका एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड भी है और उस एम्पलीट्यूड को बच्चों हम किसका नाम देंगे, ए का नाम देंगे। ठीक है, इसी तरह ऊपर, ज़रूरी नहीं है ऊपर नीचे भी एक एम्पलीट्यूड इसका बन रहा है। जितना कद इसका ऊपर है उतना ही कद इसका नीचे भी होता है। वेव का कद जितना ऊपर होगा उतना नीचे, और वेव के कद को बेसिकली क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 7 में, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ होगा वेव के अंदर वो क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब थोड़ी सी मैं अंग्रेजी बोलता हूँ जी। लेट अस कंसीडर अ मैस स्प्रिंग सिस्टम विच कैन वाइब्रेट वर्टिकली एज शोन इन दिस फिगर। A long string of uniform thickness is attached horizontally at its one end, ठीक है जी, is attached with the oscillating mass spring system। यानी वो कह रहे हैं एक रस्सी थी, उस रस्सी को आप लोगों ने इस oscillating mass spring system के साथ ऐसे हॉरिजॉन्टली लटका दिया था, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ दिस मैस स्प्रिंग सिस्टम अ ट्रांसवर्स वेव्स इज प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। कहता है जैसे ही ये मैस स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट करना शुरू करेगा, जो स्ट्रिंग इसके साथ बांधी थी उसमें क्या प्रोड्यूस हो गई है बच्चों, पीरियोडिक वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं। अब इनको ट्रांसवर्स क्यों बोल रहे हैं भला, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स क्यों बोल रहे हैं, देखें डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव कुछ इधर है, वेव की डायरेक्शन इधर है, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपागेट करती जा रही है आगे को, जबकि मीडियम के पार्टिकल आपको पता है इस वेव में कभी अप कभी डाउन, क्रस्ट जब आएगा अप, फिर ट्रफ में डाउन, फिर अप डाउन। तो बच्चों मेरी बात सुने, ये एंगल जो है कितने डिग्री का बन रहा है, हर बच्चे को नजर आ रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, हम लोग ऐसी वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और क्योंकि ये वेव अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट करवा रही होगी, वो टाइम पीरियड कहाँ पर है भला, ये देखें, ये एक क्रस्ट और ट्रफ जहाँ तक पूरा वही एक वेव पूरी हुई, यहाँ तक का टाइम जो होगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे, फिर आगे ये टाइम पीरियड आगे, इस तरीके से ये वेव अपने आप को रिपीट करवाती जा रही है। इसका मतलब ऐसी वेव को क्या नाम दे देंगे, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव का नाम दे देंगे। अब बच्चों एक चीज जरा यहां पर गौर से देखें, ये कहते हैं द वेव अपीयर्स टू ट्रेवलिंग ऑन द स्ट्रिंग। ये जो वेव आपको स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवल करती नजर आ रही है फ्रॉम इट्स वन एंड टू अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक वो ट्रेवल करती नजर आ रही है। इन दिस केस ईच पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट राइट एंगल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। कहते हैं जो लेंथ ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है ना बच्चों, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के, तो आप लोग गौर से देख सकते हैं ये स्ट्रेच स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही है। मैंने अभी बताया ये स्ट्रेच स्ट्रिंग ऐसे थी जबकि पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, द क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है जी, जो इसके क्रस्ट एंड ट्रफ्स हैं आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय वन एंड अदर पीरियोडिकली। तो बच्चों ये देखें क्रस्ट ट्रफ बार बार अपने आप को क्या करते जा रहे हैं, पीरियोडिकली रिपीट करते जा रहे हैं। तो बच्चों ऐसी वेव को हम लोग नाम देते हैं किसका, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव का नाम देते हैं। उसके बाद द वेव, द पोर्शन ऑफ द वेव अबव द मीन लेवल, आपको पता है
इस लेवल को बेसिकली बोलते हैं मीन लेवल। तो मीन लेवल से ऊपर जो लेवल होता है, ऊपर जो वेव का पोर्शन होता है उसको क्या नाम देते हैं, क्रस्ट का। और द पोर्शन ऑफ द वेव बिलो द मीन लेवल इज नोन एज ट्रफ। ठीक हो गया। उसके बाद एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्रस्ट में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या ट्रफ में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो अभी तक मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई हैं बच्चों, क्रस्ट की डेफिनेशन बताई, ट्रफ की डेफिनेशन बताई, उसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन बताई है। ठीक है, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम अबव द मीन पोजीशन और बिलो द मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, ऊपर वाले को भी एम्पलीट्यूड बोलते हैं, नीचे वाला भी एम्पलीट्यूड ही कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टर्म यहां पर यूज होती है वेवलेंथ की। ये टॉपिक लॉन्ग में नहीं आता और वेवलेंथ को आपको पता है लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से आता है, मगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। अब आपको पता है वेवलेंथ किसको बोलते हैं, कोई से भी 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियानी फासले को। ये देखें, मैं कहता हूं जी ये भी क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट, कोई से 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, या 2 ट्रफ्स के दरमियान के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बोलते हैं। याद रखिएगा, जितना 2 क्रस्ट के दरमियान में डिस्टेंस होता है उतना ही 2 ट्रफ्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ठीक है, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप लोग वीडियो को बैक करके सुन के लिख भी सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 4 चीजें होंगी। उसके बाद है बच्चों टाइम पीरियड। उसके बाद बच्चों किसकी बात करनी है, अब हम लोगों ने टाइम पीरियड की बात करनी है। तो देखें, इसमें टाइम पीरियड तो है क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करवा रही है। अब टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, द टाइम फॉर विच द वेव ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। आप ये भी कह सकते हैं, ये देखें यहां से लेकर यहां तक आपको पता है एक वेव पूरी हुई है, एक वेव पूरी होने में जितना टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। या द टाइम आफ्टर विच द वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज नोन एज टाइम पीरियड। द टाइम आफ्टर विच वेव रिपीट्स इटसेल्फ, बच्चों वो टाइम जिस टाइम के बाद वेव अपने आप को रिपीट करती है, दिस टाइम इज ऑल्सो नोन एज टाइम पीरियड। तो बच्चों ये भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है। तो ये 1 2 3 4 5 डेफिनेशन ये हो गई, छठी पीरियोडिक वेव्स की हो गई। अभी तक इस पेज में से आप लोगों ने ये 5 एग्जांपल्स याद रखनी है। अच्छा, एक और बड़ी कमाल की बात मैं आपको ना यहाँ से बताता जाता हूँ, क्या याद करोगे बच्चों, मेरी बात सुने। ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इस मैस स्प्रिंग सिस्टम की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल है। इसका कोई ना कोई टाइम पीरियड है, बिल्कुल है। अच्छा, इसकी कोई ना कोई स्पीड है, बिल्कुल है। इसका कोई ना कोई एम्पलीट्यूड है, बिल्कुल है। कहते हैं इस मैस जो, अच्छा क्या इस वेव की फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल है। इस वेव की स्पीड है। इस वेव का एम्पलीट्यूड है। इस वेव का टाइम पीरियड भी है, यानी इसकी भी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड, एम्पलीट्यूड, ये इसका भी है, इसका भी है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताएं, जिस स्पीड से ये मैस स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट करेगा उसी स्पीड से ये रस्सी के अंदर वेव प्रोड्यूस होती हैं। एक बात, जिस एम्पलीट्यूड तक ये मैस स्प्रिंग सिस्टम जाएगा उसी एम्पलीट्यूड तक ये रस्सी भी वाइब्रेट करेगी। और जो फ्रीक्वेंसी देखें, जितनी ऑसिलेशंस ये मैस स्प्रिंग सिस्टम कंप्लीट करेगा उतनी ऑसिलेशंस इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होंगी। जितने टाइम में वेव अपने आप को इधर रिपीट करवाएगी उतने टाइम में स्ट्रिंग के अंदर भी जो वेव बनेगी वो भी अपने आप को उतने टाइम में रिपीट करवाएगी। इसका मतलब स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड, एम्पलीट्यूड, ये चारों चीजें बिल्कुल इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, स्पीड और फ्रीक्वेंसी जैसी ही होंगी, क्योंकि इस वेव की स्पीड इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जो स्पीड इसकी होगी वही इसकी, जो फ्रीक्वेंसी इसकी वही इसकी, जो टाइम पीरियड इसका वही इसका होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों, यहां तक ठीक हो गया। अच्छा, तो बच्चों अब ये एक क्रस्ट हो गया, एक ट्रफ हो गया, एक एम्पलीट्यूड हो गया, एक वेवलेंथ हो गई, एक टाइम पीरियड हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, वो एक टर्म है जी स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं। अब स्पीड ऑफ वेव को डिस्कस करना है। स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, याद रखिएगा। जब भी कोई वेव प्रोग्रेस कर रही होती है, मूव कर रही होती है, कोई भी वेव, ठीक है जी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार ये वाली ही वेव है, ठीक है जी। जब भी कोई वेव किसी भी मीडियम में क्या कर रही होती है बच्चों, प्रोग्रेस कर रही होती है, तो हर पार्टिकल उस मीडियम का क्या कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। उस मीडियम का हर पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा होता है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, हर पार्टिकल उसका।
तो द टाइम दैट द क्रस्ट रिक्वायर्स टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ इज इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पॉइंट इन द मीडियम टू गो थ्रू वन कंप्लीट ऑसिलेशन। यानी वही बात कि जितने टाइम में वेव अपने आप को रिपीट कर रही है उतने टाइम में मीडियम के पार्टिकल भी अपने आप को अपनी मीन पोजीशन के गिर्द क्या करवाएंगे, वाइब्रेट करवाएंगे। तो बताने का मकसद यहाँ पर क्या है ये कि अगर आप लोगों ने किसी भी वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो बच्चों उसके लिए तरीका ये होता है कि आप लोग उसके डिस्टेंस कवर्ड को, स्पीड किसके बराबर होती है, उसके डिस्टेंस कवर्ड को किससे डिवाइड करवा दें, उसके डिस्टेंस कवर्ड को डिवाइड करवा दें उसके टाइम इंटरवल से। जितने इंटरवल ऑफ टाइम में बच्चों वो जितना डिस्टेंस कवर करे। तो डिस्टेंस कवर्ड जो होता है आपको पता है वेव्स के केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है बेसिकली वो वेव्स जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होती हैं वो यहाँ तक लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा लैम्डा की फॉर्म में कवर कर रही होती है, तो इधर लैम्डा आ जाएगा। और वेव में जो टाइम इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग सादा टाइम नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू 1/t और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को बेसिकली क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये बराबर आ गया एफ लैम्डा। तो यहाँ से पता चला जी स्पीड ऑफ द वेव्स यानी ट्रांसवर्स वेव्स की जो स्पीड है या लॉन्गिट्यूडनल में भी यही होता है, उसका फार्मूला एफ इंटू लैम्डा होता है। ठीक हो गया बच्चों, ये छोटा सा एक 2 नंबर का प्रूफ भी था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा अब ना यहाँ पर एक चीज़ है वेव्स की ना प्रोपागेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारी ना किताबों के अंदर भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं की गई और बच्चे भी ना इस चीज़ के ऊपर बड़ा घूम जाते हैं। बच्चों वेव कैसे ट्रैवल कर रही होती है, मैं आप लोगों को इसका ना पहले एक बिल्कुल देसी सा तरीका बताने लगा हूँ, एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ। अगर आप लोग इसको गौर से सुन लेंगे तो आप लोगों की ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। ये देखें, मैं कहता हूँ यार ये ना सपोज करते हैं ये एक वेव है, ऐसे ये एक वेव है, ये आगे आगे को ना ऐसे ट्रैवल कर रही है। ये किसी मीडियम में इतनी सी वेव आई है ऐसे, ये मतलब एक मीडियम में ये डब्बा सा मैंने बनाया है, इस डब्बे में ना वेव यहाँ तक अभी इतनी आई है और इस तरीके से ये आती जा रही है पीछे से ऐसे, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे आगे को जाती जा रही है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग अगर थोड़ा सा गौर करें, ज़्यादा गौर तो मैंने कहा ही नहीं करने को, थोड़ा सा गौर करें, ये वेव ना इस मीडियम में आ रही है। अब ये क्या यहाँ पे रेस्ट पे नहीं, इस ये वेव ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है, ये मीडियम में से गुजर रही है। हमने एक पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर इस वेव को डिस्कस कर लिया। इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर इस वक्त वेव के 2 क्रस्ट हैं और 1 ट्रफ है, ऐसे ही है। वेव के कितने क्रस्ट हैं इस पोर्शन के अंदर, इतने से पोर्शन के अंदर बच्चों वेव का 2 क्रस्ट हैं और 1 ट्रफ है, ऐसे ये। अच्छा अब होगा क्या, क्या ये वेव इस पोर्शन में रुकी हुई है? नहीं, बल्कि ये चरसी आगे को ट्रेवल करती जा रही है। बच्चों ये वेव आगे को ट्रेवल करती जा रही है, चले मानते हैं बिल्कुल आगे को ट्रेवल करती जा रही है। अच्छा यार अब आपको पता है वेव का सपोज करते हैं ये एक क्रस्ट ना अगले पोर्शन में चला जाता है, मतलब इस पोर्शन से निकल के आगे निकल गया है। तो बच्चों अगर ये देखें मेरी बात सुने, पीछे क्या बचेगा, 1 क्रस्ट और 1 ट्रफ बचेगा। अच्छा मगर जब 1 क्रस्ट आगे निकल जाएगा तो बच्चों पीछे से भी तो वेव आती जा रही है, वो कौन सा रुक गई, अगर ये आगे से निकल गई पीछे से भी एंटर होगी। तो एक चीज़ पे यहाँ से गौर करें, अगर क्रस्ट निकल गया यहाँ से तो पीछे से आने वाली चीज़ क्या है, देखें अगर ये क्रस्ट मीडियम में से आगे निकल गया, इस पोर्शन में से आगे निकल गया, तो बच्चों पीछे से ये वाला जो ट्रफ है ये पूरे का पूरा, अगर ये पूरे का पूरा क्रस्ट आगे चला जाएगा तो पूरे का पूरा ट्रफ पीछे से एंटर हो जाएगा इस मीडियम में। और कुछ टाइम के बाद बच्चों ये मीडियम में ये ट्रफ भी एंटर हो गया होगा, फिर इसकी सूरत हाल कुछ यूँ बन गई होगी, ऐसे करके ऐसे ऐसे बन गई होगी। अभी मैं बताता हूँ, मतलब मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर पूरी की पूरा पोर्शन आगे निकल गया तो वही पोर्शन बच्चों वहाँ से ऐड हो जाएगा। ये नहीं देखे इतना पोर्शन अगर निकलता है आगे को तो ये वाला पोर्शन एंटर हो जाएगा वेव का, ये पार्ट एंटर हो जाएगा वेव का इस पोर्शन के अंदर। चलें मगर इस चीज़ से थोड़ा सा ना हम लोग अपनी आसान चीज़ की तरफ आते हैं। मैं आपको सामने ना यहाँ पर एक वेव अब बनाता हूँ। ये आपको पता है बच्चों इस वेव में ये देखें एक पार्ट, ये 2, ये 3 और ये 4, टोटल इसके ना 4 क्वार्टर, यानी मतलब क्वार्टर पार्ट। ये 1 क्वार्टर है, ये दूसरा आ गया, ये बच्चों ऐसे ही, ये मैं कहता हूँ जी तीसरा, और ये मैं आपको कहता हूँ जी चौथा। ये ऐसे, ये इस वक्त ना 4 इसके हिस्से हैं। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ यार वेव का ना इतना सा हिस्सा किसी मीडियम में आगे ट्रैवल कर गया, तो ज़रा देखें कुछ होगा कुछ यूँ कि अगर ये वाला हिस्सा आगे को ट्रैवल कर गया तो बच्चों एक वेव पीछे से उतना हिस्सा, जितना हिस्सा आगे को निकल गया उतना ही हिस्सा पीछे से इसमें एंटर हो जाना है और इसकी शेप कुछ यूँ बन जानी है, ये ऐसे। ये देखें ज़रा, यहाँ पे पढ़ना है दोहरा मुझे पता है। अच्छा
इसी तरह अभी सुनते जाना, फिर देखते हैं क्या होता है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ यार अब ये वाला इतना सा पोर्शन सिर्फ क्वार्टर पार्ट इसका आगे निकल गया, तो पीछे ये इतना सा बच गया। अच्छा अभी ये बच गया, यानी ये वाला बच गया, ये वाला आगे निकल गया, तो उसी के ऑपोजिट ये वाला इसमें ऐड हो गया और इस वेव की शेप कुछ यूँ बन गई। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसी तरह इसी में अब मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, ये वाला पोर्शन सपोज करते हैं इतना सा आगे निकल गया, तो पीछे से ये ऐसे इतनी तो बच गई हुई है। मगर ये वाला पोर्शन आगे निकला तो उसी के ऑपोजिट बच्चों इतना सा पोर्शन इसमें दोबारा ऐड हो गया और इसकी शक्ल कुछ यूँ बन गई, यानी ये अब ये। और सपोज करते हैं अब यहाँ से दोबारा से बच्चों ये देखते जाना। अभी मुझे पता है तुम लोगों में से कई लोगों की डरावनी शक्लें बनी होंगी, सिर्फ सुनते जाना, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, जब पूरा सुन लोगे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अब ये वाला पोर्शन आगे निकल गया, ये वाला निकल गया, तो बच्चों एक ये ट्रफ बच गया, एक ये क्रस्ट हाफ था, तो ये आगे निकल गया, तो ये वाला क्रस्ट बच्चों दोबारा पूरा हो जाएगा। और इस तरीके से ये वेव देखें अपने आप को ट्रैवल करवाती जा रही है और देखें बिल्कुल पहले जैसी नहीं बन गई। इसका मतलब है कि जब भी वेव का जितना पार्ट किसी मीडियम में से आगे को निकलेगा उतना ही पार्ट उसमें एंटर होगा। ये मेरा बताने का मेन मकसद है आपको, ठीक है। इस वक्त ये वेव ट्रेवल कर रही थी लेफ्ट टू राइट साइड पर, तो देखें राइट साइड से क्या होता जा रहा है, वेव का पोर्शन निकलता जा रहा है, इतना पोर्शन निकला, इतना ये ऐड हो गया। फिर जब ये वाला पोर्शन बच्चों इधर से निकल गया, ठीक है जी, देखें जब ये वाला पोर्शन आगे से निकल गया तो ये वेव ये और ये वाला पोर्शन इसमें एंटर हो गया। मतलब इस तरीके से वेव्स की ट्रैवलिंग होती जा रही है। अब मैं आपको आपकी बुक की एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, ये देखें ज़रा, इसको समझ लेना गौर से। अगर मैं कहता हूँ यार वेव कुछ यूँ आती, देख लेना इसको, यहाँ तक मैं बना रहा हूँ, उसके बाद बच्चों 1 2 ऐसे, ये आपकी बुक वाली डायग्राम मैंने बनाई है। ये पोजीशन 1 पर t इज इक्वल टू 0 के ऊपर बच्चों इस वक्त वेव यहाँ पर ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, ये वेव है। अब इस वेव की ट्रैवलिंग होनी है, t 0 पर ऐसे है, मुझे बताएं t/4 तक, कहाँ तक, t/4 तक इसका क्या होगा। ये वेव ऐसे आगे को ट्रैवल कर रही है इस साइड पर, ये याद रखिएगा इसकी ट्रैवलिंग इस डायरेक्शन में हो रही है। तो आप देखें t 0 पर है भी, जैसे ये वेव आगे को ट्रैवल करेगी t/4 के ऊपर एट t इज इक्वल टू टोटल टाइम के चौथे हिस्से पर। तो बच्चों मैं क्या काम करने लगा हूँ, ज़रा देखना इधर, चौथे हिस्से पर क्या हुआ कि इसका इतना सा पोर्शन निकल के आगे चला गया। और बच्चों देखें अब ये वाला पोर्शन यानी इसका क्वार्टर पार्ट, एक वेव का क्वार्टर पार्ट आगे को गया तो उतना ही पार्ट पीछे से क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें एंटर हो जाएगा। ये वाला पार्ट अगर निकलेगा तो इधर से एक पार्ट एंटर हो जाएगा और ये देखें ऐसे बन जाएगा। ये देखें इतना सा निकल गया आगे को, पीछे ये बच गया जो डॉट था। अब इस डॉट से पीछे को आते जाएं आप लोग, यहाँ तक पहुँच गए 1, यहाँ तक पहुँच गए 2, यहाँ तक ऐसे। मगर अब ये वाला पार्ट निकल गया तो एक पार्ट बच्चों इसमें एंटर हो जाएगा और इसकी शेप कुछ यूँ बन जाएगी। और आप लोग देख सकते हैं कि t/4 के ऊपर आपकी बुक में भी डायग्राम कुछ यूँ ही बनी हुई है। अच्छा अब t/4 के बाद हम लोग चलते हैं बच्चों आगे t/2 पर। अब मुझे बताएं t/2 के ऊपर क्या होगा। हाँ जी, t/2 पर अब इतना सा पोर्शन सपोज करें, ये वाला पोर्शन आगे निकल गया, ट्रैवल करता करता नेक्स्ट क्वार्टर आगे निकल गया। जब ये निकल गया पीछे ये 2 वेव्स तो बच गई, चले पहले इन 2 को तो बना लें ऐसे, 1 2 ये तो बच गई। मगर अगर क्रस्ट का पार्ट गया तो उतना ही ट्रफ का पार्ट उसमें से ऐसे एंटर होगा और इसकी शेप कुछ यूँ बन जाएगी। और आप लोग देख सकते हैं कि ये t इज इक्वल टू t/2 के ऊपर आपकी बुक में बाकायदा उसने ये डायग्राम ऐसे बना दी है। उसके बाद बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं 3t/4 के ऊपर एट t इज इक्वल टू 3t/4। लो जी 3t/4 के ऊपर दोबारा से देखें, इतना सा पोर्शन ये आगे निकल गया तो पीछे से बच्चों ये बच गया ऐसे ऐसे, ये तो मैंने बना दिया। अब ये जो पोर्शन आगे को निकला है ना, इधर देखें, ये जो इतना पोर्शन आगे को निकल गया और इधर से एक पोर्शन इसमें अब क्या होना है, यहाँ से ऐड होना है। तो ये देखें मैंने इसको ऐड करके ना ये डायग्राम ऐसे बना दी। तो देख सकते हैं आप लोग चौथे केस में उसने t इज इक्वल टू 3t/4 के ऊपर डायग्राम भी कुछ यूं ही बनाई है। अच्छा इसके बाद आखिर पर अब एक पूरा टाइम पीरियड के बाद वेव अपने आप को रिपीट करवा लेती है। तो कुछ बच्चे तो ज़ुबानी इसको बना देते हैं, मगर हम इसको बाय कॉन्सेप्ट ड्रॉ करते हैं। ये देखें ज़रा, ये देखें अब इसका इतना सा पोर्शन ये वाला है जो आगे निकलना है। अब ये वाला पोर्शन इसका निकल गया आगे को। जब ये वाला पोर्शन आगे को निकल गया बच्चों, तो मुझे बताएं इतना सा पोर्शन आगे को निकला तो आपके पास जितना पोर्शन आगे निकला इतना ही पोर्शन दोबारा एंटर होगा। और यानी ये देखें इसमें ये वाला पोर्शन एंटर हो गया,
बाकी वेव वैसे ही, अब मैं आगे बनाता हूँ, ये पोर्शन निकल गया तो बाकी पूरी 2 वेव्स ऐसे ही ड्रॉ हो गई, 1 2 ये। तो ज़रा गौर करें, एट टी इज़ इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड। तो बच्चों देखें, एक टाइम पीरियड के ऊपर वेव दोबारा अपनी असल शेप में वापस नहीं आ गई, तो टी 0 के बाद टी पर दोनों की शेप क्या हो गई है बच्चों, सेम हो गई है। सो डेट इज़ एक्चुअली ट्रैवलिंग ऑफ द वेव्स। ये था जी बच्चों वेव्स की ट्रैवलिंग का फिनोमिना, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आई थिंक अब इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ट्रैवलिंग ऑफ द वेव्स यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। ट्रैवलिंग ऑफ द वेव्स के बाद थोड़ी सी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आप लोग अभी स्टेशनरी वेव्स के अंदर भी ये चीज़ पढ़ेंगे। अब मैं देखता हूँ ज़ुबानी देखते हैं कौन सा बच्चा है जो मुझे जल्दी बता देता है, बल्कि तुम लोगों ने मुझे खे बताना है, मैं नहीं बताना है। ये देखो, ये देखें, मैं कहता हूँ जी ये वेव है, ठीक है, ये वेव है ऐसे। चलो जी देखें, पहले ये t इज़ इक्वल टू 0 पर, t इज़ इक्वल टू t/4 के बाद क्या होगा, आप लोग कहेंगे अच्छा ये इधर को ट्रेवल कर रही है राइट साइड पर, आप लोग कहेंगे सर जी इसका ये क्वार्टर निकल गया, इतना क्वार्टर निकल गया, इतना क्वार्टर एंटर हो गया और इसकी शेप कुछ यूँ हो गई, बिल्कुल ऐसे ही है, ये शेप बन गई। अच्छा फिर t/2 के बाद क्या होगा बच्चों, t/2 के बाद ये भी निकल जाएगा, इतना सा पोर्शन ये निकल जाएगा और एक पोर्शन ऐड होगा, तो इसी की शेप कुछ यूँ बन जाएगी ऐसे। फिर बच्चों क्या हुआ, t/4 के ऊपर कुछ यूँ हुआ, इसका इतना सा पोर्शन आगे को निकल गया मीडियम में से, तो बच्चों एक पोर्शन ऐड होगा तो इसकी शेप कुछ यूँ बन जाएगी ऐसे। और बच्चों फाइनली आप लोगों ने फिर ये देख लिया कि जब ये वाला पोर्शन आगे को निकल गया तो एक पोर्शन यहाँ से एंटर हुआ, तो वेव दोबारा अपनी असल सूरत में वापस आ गई। डैट इज़ ओवरऑल द ट्रैवलिंग ऑफ द वेव्स। ये t 0 पर है, ये t/4 के ऊपर है। स्टेशनरी वेव जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ना तो उस वक्त मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद करवाऊंगा जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है, 3t/4 पर, और ये t इज़ इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड पर, ये ठीक है जी। डेट इज़ कंप्लीट ट्रैवलिंग ऑफ द वेव्स। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस में और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को बड़े गौर से ध्यान से आप लोगों ने अच्छे तरीके से बच्चों अब समझना है, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि एक वेव मैंने यहाँ पर ड्रॉ करनी है बच्चों भी आप लोगों के सामने, जिसमें हम लोगों ने पाथ और फेज डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है। किसी भी वेव के ऊपर ना बच्चों 2 पॉइंट्स के दरमियान एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब आपको पता है जिस तरह वेव में एंगल्स बनता जाता है, ठीक है, 0 से π/2, फिर π/2 से π से 3π/2, 3π/2 से π, और एंड सो ऑन चलता जाता है। इसी तरीके से वेव भी अपना डिस्टेंस ट्रेवल करती जा रही होती है। हम लोगों ने यहाँ पर देखना है कि किसी भी वेव के ऊपर 2 पॉइंट्स इन फेज़ कब होते हैं, आउट ऑफ फेज़ कब होते हैं, और इनके दरमियान में फेज़ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के दरमियान में रिलेशन क्या है। तो बच्चों ये रिलेशन पहले मैं लिखता हूँ, फाई इज़ इक्वल टू 2πx/λ। ये रिलेशन आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर बस लिखा हुआ है, इसका प्रूफ नहीं है, ना हमें करने की ज़रूरत है। इसमें जो फाई होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें जो फाई होता है, इस फाई को हम लोग बोलते हैं फेज़ डिफरेंस, जबकि जो x होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस। x को बोला जाता है पाथ डिफरेंस और फाई को बच्चों क्या बोला जाता है, फेज डिफरेंस। और लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ द वेव होती है और 2π कांस्टेंट है। तो ये दोनों के दरमियान में रिलेशन है। अब डायग्राम में इसको हम लोग कैसे कैसे देखते हैं, इसको ज़रा आप लोग पहले समझें। देखें, अगर मैं आपको कहता हूँ जी सपोज़ करते हैं एक वेव में, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप लोग एक काम करते जाए ना, यहाँ से पहले x निकाल लें। x बराबर आएगा फाई लैम्डा डिवाइडेड बाय 2π, यही बनेगा। x इज़ इक्वल टू फाई लैम्डा डिवाइडेड बाय 2π। चलें, अब इधर से हम लोग ना डिफरेंट किस्म के केस निकालते हैं। मतलब क्या केस निकालते हैं, शुरू में मैं आपको कहता हूँ जी अभी फाई 0 है, फिर फाई आपको पता है वेव में π/2 भी आता है, फिर वेव में बच्चों नेक्स्ट एंगल π भी आता है,
फिर वेव में नेक्स्ट एंगल 3π/2 भी आता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंगल जो है ना फाई वो 2π भी आता है। अब ये मैंने कोई 5 एंगल आप लोगों के सामने लिखे हैं। इन पांचों एंगल्स के ऊपर ना मुझे आप लोगों ने x की वैल्यू बतानी है। देखें फाई 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है x 0 है। फाई π/2 होगा तो देखें पाई से कटेगा, 2 कटेगा नहीं, 2 नीचे आके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x आ जाएगा λ/4। अच्छा फिर अगर फाई पाई हो, इस फाई की जगह पर पाई पुट करें, पाई से कट गया तो x आ गया जस्ट λ/2। अच्छा फिर इसी फाई की जगह पर 3π/2 पुट करें, पाई से कटेगा, 2 नीचे आ गया, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा ऊपर 3 लैम्डा नीचे बचेगा 4, 3 λ/4 और फाई की जगह पर 2π पुट करें तो x = लैम्डा आ जाएगा। यहाँ से आप लोग अब एक चीज़ पे गौर करें कि फाई की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर x की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, ऐसा ही है। तो यही चीज़ मैंने अब आप लोगों को समझाने के लिए बेसिकली ये यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब मैं आप लोगों के सामने वेव ड्रॉ कर देता हूँ साथ ही। अब इस वेव में भी आप लोग एक थोड़ा सा चीज़ पे गौर करें। देखें आपको पता है कि यहाँ पर x 0 है, फाई 0 है। अच्छा फिर ये π/2 है। अच्छा ये कितना है, पाई है। ये एंगल कितना है 3π/2 और ये एंगल है 2π। तो देखें ज़रा इस 0 डिग्री पर अभी वेव का डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, इस पॉइंट पर 0 है, मगर π/2 तक पहुंचते पहुंचते वेव ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया और ये डिस्प्लेसमेंट पता किसके बराबर है, उस वेव की वेवलेंथ के चौथे हिस्से के बराबर है। और पाई तक ये वेव का जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया है वो किसके बराबर हो गया है, वो λ/2 हो गया। देखें टोटल यहाँ तक लैम्डा होता है तो पाई तक λ/2 हो गया। अच्छा फिर मैं आपको कहता हूँ जी 3π/2 एंगल तक वेव की टोटल लेंथ कितनी हो गई है। तो अब वेव की टोटल लेंथ बच्चों कितनी हो गई है, यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है 3 λ/4 और 2π तक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बच्चों वेव की जो टोटल लेंथ है वो लैम्डा हो गई है। इसका मतलब कि इस एंगल के चेंज करने से ये x क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ये जो एंगल है इस एंगल को बोलते हैं फेज और ये जो x है इस x को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव। तो बच्चों इस तरीके से ये फार्मूले की सिग्निफिकेंस है, मगर हमारी किताब के अंदर उसे इतनी डिटेल में नहीं लिखा हुआ, इसलिए बच्चे भी इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, मगर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है तो अब देखें अगर मैं आप लोगों को बोर्ड के पेपर में मैंने थोड़ी आप लोगों को देने हैं। अच्छा बोर्ड के पेपर में सपोज करें आपको MCQ आ जाते हैं यहीं से डिफरेंट किस्म के, वो आप लोगों से कहता है जी चलो जी बताओ अगर फाई की वैल्यू यानी फाई गिवन हो तो आप लोग x निकाल सकते हैं। मैं कहता हूँ यार फाई है आपके पास, लेट वी से 8π, तो बताएं बच्चों अगर फाई 8π हो तो x कितना होगा, पाई से कट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 4 लैम्डा। तो बच्चों अगर फाई की वैल्यू 8π है तो x कितना आ रहा है 4 लैम्डा। इसी तरह अगर आपको x गिवन हो आप लोग फाई मालूम कर सकते हैं, फाई गिवन हो x मालूम कर सकते हैं, x गिवन हो फाई मालूम कर सकते हैं। दैट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ओके बच्चों इस कॉन्सेप्ट के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि किसी भी वेव के ऊपर 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव आर सेड टू बी कब उनको बोलेंगे इन फेज और कब उनको बोलेंगे कि किसी भी वेव के ऊपर 2 पॉइंट्स कब हैं जी, आउट ऑफ फेज कब हैं और इन फेज कब हैं। किसी भी वेव के ऊपर 2 पॉइंट्स इन फेज कब होते हैं और आउट ऑफ फेज कब होते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा बच्चों इन फेज उस वक्त होते हैं अगर वेव के ऊपर 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा आए, 2 लैम्डा आए, 3 लैम्डा आए, 4 लैम्डा आए एंड सो ऑन। अगर किसी भी वेव के ऊपर 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा की फॉर्म में होगा तो हम बोलेंगे वो पॉइंट्स इन फेज हैं। और अगर डिस्टेंस बच्चों यहाँ पर ऐसा ना हो बल्कि λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 इस फॉर्म में होगा तो बच्चों याद रखेगा यानी 1 λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 यानी λ/2 के ओड मल्टीपल्स आ रहे हैं। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ओड मल्टीपल्स
ओड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2, जबकि यहाँ पर क्या आ रहे हैं, इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा। अगर वेव के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस बच्चों इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ रहा हो तो वो इन फेज होते हैं, ओड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2 आ रहा हो तो वो आउट ऑफ फेज होते हैं। एक ये बात, और एक पॉइंट और है, अगर किसी भी वेव के ऊपर दो पॉइंट्स बच्चों सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में मूव कर रहे हो, यानी आइडेंटिकल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटीज हो, आइडेंटिकल डिस्प्लेसमेंट्स एंड वेलोसिटीज हो, और इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स एंड वेलोसिटीज। अगर उनकी वेलोसिटी और उनकी डिस्प्लेसमेंट बच्चों डिफरेंट हो तो हम लोग कहते हैं वो आउट ऑफ फेज है, और अगर सेम हो तो हम लोग कहते हैं जी वो क्या है, इन फेज है। तो अब इसको ज़रा बच्चों हम लोग ना एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखें, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी डायग्राम बनाने लगा हूँ। देखने में तो आप लोग कहेंगे सर जी ये छोटी है, तो मजाक कर रहे हैं आप, ये लें ऐसे। ये मैंने ना आप लोगों के सामने बच्चों एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी गलती से एक वेव बनाई है। अब इस वेव के अंदर आप लोग देखें, मैं आपको कहता हूँ यार ये पॉइंट है ए प्राइम, ए डबल प्राइम, ए ट्रिपल प्राइम, ए ट्रिपल पॉइंट हैं, ओ भाई 4 मरतबा डैश है इसके ऊपर। अच्छा यार ये सारे के सारे पॉइंट्स देखें, क्या इनका डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है? बिल्कुल। और इनकी वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ऐसे ऐसे, मतलब ए से इसने नीचे को आना है, पार्टिकल ने ऐसे इसकी डायरेक्शन नीचे को आनी है, नीचे को, सारों के लिए मतलब अपनी हाइट से अब नीचे को आना शुरू होना है। हर एक की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या है बच्चों, सेम है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी सेम है, और हर एक का डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, सारा ये देखें सारों का डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, सेम। तो किसी भी वेव के ऊपर ऐसे पॉइंट्स बच्चों जिनका आइडेंटिकल डिस्प्लेसमेंट और आइडेंटिकल वेलोसिटी डायरेक्शन हो, हम लोग बोलते हैं वो इन फेज हैं। ठीक है। अच्छा अब इसी तरह देखें, इसका मतलब, और वैसे भी आप लोगों को पता है इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना होता है, हर छीदे मीदे को पता है यार, एक क्रस से दूसरे क्रस तक का डिस्टेंस होता है लैम्डा। अच्छा फिर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से भी साफ नजर आएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2 लैम्डा होगा। अच्छा इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये 1 लैम्डा, यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये वाला सारे कहेंगे 3 लैम्डा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस जो आएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस कितना होगा, साफ नजर आ रहा है कि बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा, 4 लैम्डा। तो आप लोग देख भी सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके दरमियान में डिस्टेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा आ रहा है। तो किसी भी वेव के ऊपर वो तमाम पॉइंट्स जिनके दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा हो, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कि वो पॉइंट्स इन फेज है। तो इस वेव के ऊपर तमाम पॉइंट्स क्या है, ये ए प्राइम, ए डबल प्राइम, ए ट्रिपल प्राइम, ये सारे पॉइंट्स क्या है, इन फेज है। इनके डिस्प्लेसमेंट्स भी सारों के सेम है, और इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सारों की क्या है बच्चों, सेम है। जबकि अच्छा दूसरी तरफ देखें, अगर इधर आप लोग और करें, इसको मतलब मैंने ए वाली लाइन को ना, इसको मैंने रेफरेंस लाइन बनाया हुआ है, मतलब मैं ए से पहले क्रस से सारा कुछ ले रहा हूँ। अच्छा अगर मैं आपको कहता हूँ यार इस ए के लिहाज से सपोज करें ये एक्स है, ये एक्स प्राइम है, एक्स डबल प्राइम है, एक्स ट्रिपल प्राइम है। अब देखें इस ए के लिहाज से इस एक्स तक का डिस्टेंस, ये ए के लिहाज से ये एक्स, ए के लिहाज से ये एक्स प्राइम, ए के लिहाज से ये एक्स डबल प्राइम, और ए के लिहाज से ये एक्स ट्रिपल प्राइम। मैं ए की बात कर रहा हूँ। आपस में ये याद रखिएगा, आपस में ये सारे एक्स वाले पॉइंट्स बच्चों दोबारा से क्या है, इन फेज हैं। मगर इस ए के लिहाज से इस एक्स तक का डिस्टेंस बनेगा, इधर से इधर तक का डिस्टेंस बनेगा वेवलेंथ का हाफ, यानी लैम्डा बाय 2। ठीक है। इसी तरह यहां से इस ए से इस एक्स प्राइम तक का डिस्टेंस कितना बनेगा, जरा गौर से देखना। हाँ जी बताएं। तो आप लोग कहेंगे लैम्डा बाय 2 इतना, और ये लैम्डा यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, और ये लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 मिलके बन गया 3 लैम्डा बाय 2। अच्छा अब यहाँ तक का तो 3 लैम्डा बाय 2 हो गया, इसी में लैम्डा दोबारा ऐड कर दें, क्योंकि ये ए से एक्स डबल प्राइम तक का तो वो आएगा 5 लैम्डा बाय 2। इसी ए से इस एक्स ट्रिपल प्राइम तक का देखें तो ये 5 लैम्डा बाय 2 में दोबारा लैम्डा ऐड करें तो वो आंसर आ जाएगा 7 लैम्डा बाय 2। तो आप लोग देख रहे हैं ए के लिहाज से ये तमाम एक्स वाले पॉइंट्स का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 का क्या आ रहा है, ओड मल्टीपल आ रहा है। तो लिहाजा ए के लिहाज से ये सारे एक्स, एक्स प्राइम, एक्स डबल प्राइम, एक्स ट्रिपल प्राइम, ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं, आउट ऑफ फेज हैं।
तो किसी भी वेव के ऊपर दो पॉइंट्स कब इन फेज हैं, कब आउट ऑफ फेज हैं। आई थिंक आप लोगों को अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह बच्चों अब देखें, मैं आप लोगों को एक और छोटी सी इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा सा मतलब आप लोगों से पूछते हैं एक पॉइंट, ये देखें, अगर मैं आपको कहता हूँ जी ये मेरे पास ना एक वेव है यहाँ से ऐसे, इस वेव में ना ये पॉइंट है ए डबल प्राइम। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि ये ए और ए डबल प्राइम इन फेज हैं या आउट ऑफ फेज हैं। अब आप लोग देखें, ये ए और ए डबल प्राइम का डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, मगर ए पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इधर को होनी है, इसकी इधर को होनी है, ऊपर को होनी है, उसके नीचे को है। तो बच्चों इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट होने की वजह से मैं कहूँगा ए डबल प्राइम आर आउट ऑफ फेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। इसी तरह बच्चों अगर मैं आपको कहता हूँ चलो इसको छोड़ो, गोली मारो, ये बताओ मुझे, ये देखो ज़रा, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है बच्चों सी प्राइम। यार साफ नज़र आ रहा है सी और सी प्राइम, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि सी और सी प्राइम जो हैं वो आउट ऑफ फेज हैं, क्योंकि उनकी डिस्प्लेसमेंट्स भी सेम नहीं है और डायरेक्शन ऑफ मोशन तो वैसे भी सेम नहीं है, तो ये भी आउट ऑफ फेज हैं। मगर आप लोग देखें इसी डायग्राम में ये सी नीचे को आ रहा है ना, ये सी इधर को है। अब आप लोग एक चीज़ पे गौर करें, मगर ए और सी को अगर मैं देखूं, ए और सी को, तो मैं कहूँगा कि ए और सी जो है इसमें वो क्या हैं, इन फेज हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों ये छोटी छोटी बातें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सी वेव के ऊपर पॉइंट्स इन फेज हैं, कौन से आउट ऑफ फेज हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट पर जो बच्चों आखिरी पॉइंट है वो है लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स का, कि लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं। ये आखिरी पॉइंट है, उसके बाद हमारा ये पीरियोडिक वेव्स का टॉपिक मुकम्मल तौर पर आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक क्या हो जाएगा जी, दी एंड हो जाएगा। बच्चों देखें इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको पता है इस ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करेंगे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। बच्चों इसमें मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। क्या वाइब्रेट करते हैं बच्चों? पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। अच्छा देखें, मैं क्या काम करता हूं, मैं इसको समझाने के लिए ना, अगर देखें इसकी वैसे तो एक एग्जांपल आप लोग पढ़ते हैं कि अगर स्प्रिंग को बच्चों हम लोग कंप्रेस करें तो छोड़ दें तो कभी वो ऐसे एक्सपैंड होगा, कभी वो कंप्रेस होगा, कभी वो एक्सपैंड होगा, कभी वो कंप्रेस होगा, कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी वेव्स जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं वो तो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, मगर जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं बच्चों? वो होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जिनको हम लोग कंप्रेशनल वेव्स भी बोलते हैं, जो क्रस्ट और जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। अब देखें इसमें वेव की डायरेक्शन आगे को है, वेव इधर को ट्रेवल कर रही है सपोज करें, जबकि पार्टिकल भी कंप्रेस और रेयरफेक्शन में ऐसे ऐसे इसी लाइन के अलोंग वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेव की लाइन के अलोंग ही वाइब्रेट करें ऐसे ऐसे, हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। और अगर वो टाइम पीरियड के लिहाज से हो रही है तो वो लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स कहलाएंगी। अब इसकी ना एक एग्जांपल उसने दी है, उसने कहा जी एक छत के साथ ना आप लोगों ने बच्चों डिफरेंट किस्म की ना रस्सियाँ लटका दी हैं, और रस्सियाँ ऐसे मतलब छोटी छोटी स्ट्रिंग्स लटकाई हैं, और स्प्रिंग के अंदर ना कभी कंप्रेशन, कभी रेयरफेक्शन, कभी कंप्रेशन, कभी रेयरफेक्शन आई है ऐसे ऐसे। तो अब देखें रस्सी मतलब ऐसे छोटी छोटी रस्सियाँ लटकाई हुई थी। अब रस्सियों में जहाँ पर बच्चों क्या होगी? कंप्रेशन होगी, वहाँ पर वो करीब करीब आ जाएंगी, जहाँ पे रेयरफेक्शन होगी वहाँ पे दूर दूर, फिर करीब करीब, फिर कहीं दूर दूर, ऐसे कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में आ गई हैं। तो अब यानी देखें ये छोटी छोटी जो स्ट्रिंग्स थी ना, ये स्ट्रिंग्स जहाँ पे स्प्रिंग में कंप्रेशन होगी वहाँ पे करीब करीब आ जाएंगी, रेयरफेक्शन में एक्सपेंड कर जाएंगी, कंप्रेशन में करीब करीब, रेयरफेक्शन में एक्सपेंड कर जाएंगी। उसने इसी चीज़ को यानी इसी कंप्रेशन को बेसिकली शो कर दिया क्रस्ट के साथ, रेयरफेक्शन को ट्रफ के साथ, फिर क्रस्ट और फिर ट्रफ के साथ भी शो कर दिया है। उसने बेसिकली इधर इन दोनों को ही कंपेयर कर दिया। इस साइड पर ये जो बनी है ये ट्रांसवर्स है, जबकि ये स्प्रिंग के अंदर जो ऐसी आपको नज़र आ रही है ये बच्चों क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल है। तो मेरा बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि इसका 2 नंबर तरीका आप लोग ये भी याद रख लें, अगर स्प्रिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा ना, ऐसे ऐसे, तो बच्चों उसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आएंगी, और अगर वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा वेव की फॉर्म में ऐसे 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 ऐसे,
तो बच्चों वो क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्स वेव बन जाएगी। तो ट्रांसवर्स वेव्स में जो क्रस्ट का रोल होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वो कंप्रेशन का रोल होता है। ट्रांसवर्स वेव्स में जो रेयरफेक्शन का रोल होता है, अपना ट्रफ का रोल होता है, वो रेयरफेक्शन का रोल इसमें होता है। इस तरीके से क्रस्ट की जगह पर यहाँ पे कंप्रेशन है और रेयरफेक्शन की जगह पर यहाँ पे ट्रफ है। तो ये दोनों को आप लोग इनको अच्छे तरीके से डील भी आपस में मतलब कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोगों के पास लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स के हवाले से एक छोटा सा टॉपिक, उसकी बस आपको डेफिनेशन मेन आनी चाहिए, बाकी आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब आप लोग जब इसको बुक में पढ़ेंगे तो उसने यही बताया हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स, ठीक है जी, आप लोगों ने एक स्प्रिंग को हैंग किया और उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अप्लाई की हैं, वन एंड से हॉरिजॉन्टली अप्लाई की हैं। ठीक है जी, तो इसके ऊपर देखें जो आप लोगों ने फोर्स लगानी है ऐसे, उसने ना यहाँ पर बनाया भी होगा बाकायदा ऐसे करके फोर्स। इसका मतलब है आप लोग फोर्स इसको ऐसे ऐसे लगा रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू हुआ है। ठीक हो गया। तो ये आप लोग बच्चों अपनी बुक के अंदर इसको देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पीरियोडिक वेव्स का टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अपने दोस्तों के साथ भी, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ भी, स्कूल फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग इस वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।